नमस्कार, डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले 1 डेढ़ साल से 2 साल से बिहार में लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को नीतीश कुमार को डंप कर देना चाहती है और उसके अंदर ये महत्वाकांक्षा बढ़ गई है कि अपने दम पर सरकार बनाई जाए और अगर अपने दम पर सरकार ना भी बन पाए तो कम से कम अपनी ही पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, यानी सरकार पर का नेतृत्व और सरकार का कंट्रोल बीजेपी के पास होना चाहिए। इस महत्वाकांक्षा को बीजेपी ने छिपा कर रखा है, इसे सार्वजनिक नहीं होने दिया है और इसीलिए लगातार वो जेडीयू के को साथ रखे हुए हैं और नीतीश कुमार को गठबंधन की तरफ से भावी उम्मीदवार के रूप में भी पेश करती रही है, क्योंकि वो जोखिम नहीं लेना चाहती है कि उनसे अलग करके चुनाव अगर अकेले दम पे लड़ेगी तो हो सकता है कि आरजेडी को या महागठबंधन को फ़ायदा मिल जाए, जो कि उसके लिए एक बुरा नतीजा होगा। तो जाहिर है कि अभी चुनाव तक उसने जेडीयू को, नीतीश कुमार को अपने साथ जोड़े रखा है, लेकिन चुनाव बाद की राजनीति को लेकर ये सारे कयास पिछले 2 साल से बिहार में लगाए जा रहे हैं। और अब जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने घोषणा कर दी है कि वो जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ वो पिछले लगभग 1 साल से मोर्चा खोले हुए हैं, लगातार उन पर प्रहार किए जा रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, उनके कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं और यहाँ तक कि इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि वो अलोकप्रिय हो चुके हैं, लोकप्रियता उनकी घट गई है और वो हार के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं एनडीए की। तो उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया और ये माना जा रहा है कि जो भी एलजेपी कर रही है, जो भी चिराग पासवान कर रहे हैं, वो बीजेपी की शह पर कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने कभी उनको रोका टोका नहीं। वो जो कुछ भी कहते रहे और अंत तक ये सस्पेंस बना रहा कि बीजेपी आखिरकार एलजेपी को साथ रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती, एनडीए का हिस्सा बनाकर रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती। और इस घोषणा के बाद भी उसने एनडीए से बाहर नहीं किया है। हालांकि जेडीयू अब दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि उसे बाहर किया जाए। तो ऐसा लगता है कि एलजेपी और बीजेपी के बीच एक मिली भगत है, दोनों ने आपस में हाथ मिला लिए हैं जेडीयू को कमज़ोर करने का। और जेडीयू को कमज़ोर करने का मतलब है नीतीश को कमज़ोर करना और चुनाव के बाद में किसी भी तरह से अपनी सरकार बनाना, भले ही उसके लिए कुछ दूसरे तोड़ जोड़ करने पड़े, उसकी भी तैयारी बीजेपी ने कर रखी होगी। तो आज हम अपने इस शो में इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है कि जो गोदी मीडिया है वो ख़बरों के साथ इंसाफ नहीं करता है, उनको तोड़ता मरोड़ता है, सनसनीखेज बनाता है, सरकार की भाषा में बात करता है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा, उनमें से आप अपनी मनचाही सदस्यता चुन सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आप ऐसा ज़रूर करेंगे। वापस लौटते हैं बिहार चुनाव पर। और बिहार चुनाव में बीजेपी का जो गेम प्लान है, जो उसने बिसात बिछाई है चुनाव बाद की, चुनाव के पहले जो उसने अपने मोहरे खड़े किए हैं, जिसमें एक बड़ा मोहरा माना जा रहा है चिराग पासवान है, जिनका खेल दूसरे का खेल बिगाड़ना, यानी जेडीयू का खेल बिगाड़ना है, ताकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे और एलजेपी को भी अपना फ़ायदा हो और फिर चुनाव के बाद नीतीश की दावेदारी को दरकिनार किया जा सके, जेडीयू को तोड़ा जा सके या जेडीयू को मर्ज किया जा सके, या तमाम तरह के जो विकल्प उस समय हो सकते हैं उपलब्ध, उनका इस्तेमाल किया जाए। चिराग पासवान इतने नौसिखिया नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान को माना जाता है कि राजनीतिक मौसम विज्ञानी है। वो हवा को, राजनीतिक हवा को, चुनावी हवा को बहुत अच्छे से पढ़ना जानते हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें ज़रूर पढ़ ली हैं, तभी चिराग पासवान को इतनी दूर तक जाने का उन्होंने मौका दिया है, निर्देश दिया है। तो ये जो
नीतीश कुमार के खिलाफ या नीतीश की सरकार के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर है या उनका प्रति जो मोह भंग बिहार की जनता का हुआ है जो पहले था, और उनसे जो निराशा हाथ लगी है और उसकी वजह से जो कहना चाहिए सत्ता विरोधी मत हैं वो दूसरी तरफ जाने वाले होंगे, उनको भुनाने की एक कोशिश भी है एलजेपी की तरफ से। दूसरा, बीजेपी और मोदी का जो वोट बैंक है, मोदी के नाम पर जो वोट मिलते हैं, बीजेपी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो वोट मिलते हैं, उनको भी अपने साथ जोड़े रखा जाए तो चिराग पासवान ने अपने हिसाब से या पासवान की पार्टी ने अपने हिसाब से बहुत सही योजना बनाई है, उसमें उनका नुकसान कम होगा। नुकसान क्या हो सकता है? पिछले चुनाव में उन्हें केवल 2 सीटें मिली थी उनकी पार्टी को, उसके और पिछले चुनाव में वो केवल 4 सीटें जीते थे। तो इससे बुरी स्थिति तो नहीं हो सकती है अगर अपने दम पर लड़ेंगे। बल्कि याद कीजिए कि 2005 के चुनाव में एलजेपी ने 29 सीटें जीती थी और रामविलास पासवान तब कह रहे थे कि सत्ता की चाबी उनके पास है। हालांकि ये गरूर उनका टूट गया और उनकी पार्टी भी टूटी, और वो पार्टी फिर जब उस समय कमज़ोर हुई तो फिर कमज़ोर होती चली गई। लेकिन ये दांव शायद इसीलिए है कि एक बार फिर से अपनी पार्टी को दोबारा से खड़ा किया जाए, मजबूत किया जाए और चुनाव बाद की स्थिति के लिए तैयार किया जाए। मान लीजिए 10 से ऊपर सीटें आ जाती हैं एलजेपी के पास, तो वो एक स्थिति में आएगी जब अपनी बातें, अपनी शर्तें कुछ हद तक मनवा सकती है। क्योंकि अगर बहुत ही नज़दीकी मुकाबला हुआ महागठबंधन और एनडीए के बीच में, तो इस तरह की छोटी छोटी पार्टियां जिनके पास 10, 15, 5, 7 सीटें होंगी, वो भी एक उसमें पूरा खेल खेलने के लिए तैयारी वाली स्थिति में होगी। तो एलजेपी की ये योजना भी होगी। एलजेपी बीजेपी के साथ अपनी दोस्ती को गांठे हुई है, उससे रामविलास पासवान का दिल्ली में केंद्र सरकार में अपना पद, अपना मंत्री पद सुरक्षित रखने का भी एक आधार बना हुआ है, और चुनाव के बाद जो स्थितियां बनेगी उसमें अपनी सेटिंग करने के लिए उनके पास खुला मैदान होगा। दूसरी तरफ बीजेपी को देखें तो बीजेपी ने एलजेपी को खड़ा करके जेडीयू को कमज़ोर करने की एक चाल चली है। अगर उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़े होते हैं तो जितने भी वोट काटेगी एलजेपी, उससे जेडीयू को कम से कम 5, 7, 10, 15 से 10 सीटों में नुकसान भी पहुंचा दिया अगर, तो उतनी नीचे आ जाएगी और बीजेपी की बढ़त उस लिहाज से आगे हो जाएगी। तो एक ये भी खेल है। और फिर बीजेपी ने देखिए आधी आधी सीटें बांटी हैं, लेकिन अपने कोटे में से बहुत ज़्यादा सीटें दूसरी पार्टी को नहीं दी हैं। कहा जा रहा था कि एलजेपी को भी वो अपनी पार्टी अपने कोटे से एडजस्ट करेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। यानी वो अच्छी खासी संख्या में चुनाव लड़ रही है, सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और ऐसी स्थिति में है इस बार कि वो जेडीयू से आगे भी निकल सके, अगर जेडीयू को थोड़ा कहीं कहीं डैमेज किया जा सके। और दूसरी योजनाएं भी होंगी बीजेपी की, तरह तरह से डैमेज करने की, कहाँ कहाँ किस तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए ताकि चुनाव के बाद उनके पास पर्याप्त सीटें हों। और फिर उसके बाद जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। अगर वो कमज़ोर है, उसका दावा कमज़ोर हो गया, और फिर नीतीश कुमार तो वैसे भी कमज़ोर हो चुके हैं, और जो बातें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार की कुछ ऐसी कमज़ोर नब्ज़ है जो बीजेपी के पास, केंद्र सरकार के पास उनके से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनसे नीतीश कुमार मजबूर है उसके सामने, और यही मजबूरी उन्हें आरजेडी से संबंध तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए लाई थी। तो ये स्थिति है। उस समय नीतीश कुमार बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है उनको केंद्र में जगह दी जाए या उन्हें किसी प्रदेश का राज्यपाल बना के भेज दिया जाए और नीतीश कुमार को हटाकर एक पूरा अपने लिए रास्ता तैयार कर लेगी बीजेपी बिहार में सत्ता पर काबिज होने के लिए। तो ये एक गेम प्लान बीजेपी के नज़रिए से हो सकता है। हालांकि बहुत सारे प्रेक्षक मानते हैं कि नीतीश कुमार को इतना कमज़ोर मान लेना ठीक नहीं होगा। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके पेट में भी दांत हैं, यानी उनके पास और भी बहुत सारी चालें हैं जिनसे वो ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर बीजेपी इस तरह का कोई खेल खेलने की कोशिश करे तो उसे कैसे काउंटर किया जा सके। हालांकि अब वापस आरजेडी के पास जाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि उन्होंने एक बार
धोखा दे चुके हैं वो आरजेडी को, और अब दोबारा आरजेडी से हाथ मिलाना, हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल होती है, उसमें कभी भी कहीं भी कोई भी किसी से हाथ मिला सकता है या हाथ छोड़कर जा सकता है। तो अगर वो स्थिति बनती है और तेजस्वी यादव को ही अगर मुख्यमंत्री बनाने पर नीतीश कुमार तैयार हो जाए ताकि बीजेपी को रोका जाए या बीजेपी को सबक सिखाया जाए, तो वो स्थितियां भी बन सकती हैं चुनाव के बाद। लेकिन काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि बीजेपी कैसे खेल खेलती है, किस प्रकार से जेडीयू को तोड़कर इतनी संख्या में अपने साथ, या हो सकता है कि नीतीश के कमज़ोर होने के बाद पूरा जेडीयू ही नीतीश से बगावत करके बीजेपी के साथ चला जाए। कुछ भी संभव है बिहार की राजनीति में, और ये चुनाव के बाद हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर इस लिहाज से देखें तो ये तय है कि एलजेपी के लिए कोई नुकसान का सौदा नहीं है। चिराग पासवान ने जो ये दांव खेला है अकेले चुनाव में जाने का, इसमें कोई उनका नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। अगर उनकी नंबर ऑफ सीटें कुछ बढ़ जाती हैं, बीजेपी से उनकी दोस्ती और प्रगाढ़ हो गई है, मोदी साहब के वो विश्वसनीय बन गए हैं क्योंकि वो जिस तरह से जुड़े हुए दिख रहे हैं ओपनली, उसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। और दूसरी तरफ नीतीश को कमज़ोर करने का उनको पुरस्कार भी बीजेपी दे सकती है। तो इस लिहाज से ये चिराग पासवान ने बहुत सही राजनीतिक दांव खेला है। ये बीजेपी के लिहाज से भी बहुत सही है। लेकिन अब जेडीयू के कैसे इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करेगी, ये उसके सामने एक चुनौती होगी, क्योंकि उसके पास चुनाव के बाद अगर कम सीटें होती हैं पहले के मुकाबले, बीजेपी उसके मुकाबले 15-20 सीटें ज़्यादा ले पाती है, तो मुश्किल हो जाएगा कि दोबारा से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और जेडीयू का जो वर्चस्व सत्ता पे रहा, जो अधिकार रहा, वो कंट्रोल था, वो कमज़ोर, उसको बाकायदा फिर से बनाया जा सके। तो उस समय गेंद बीजेपी के पाले में जाएगी, बीजेपी शर्तें मनवाने की स्थिति में होगी, और ये हम चुनाव के बाद स्थितियों को इस तरह से आकार लेते हुए देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि बीजेपी ने एलजेपी को के कंधे पर रखकर एक ऐसा निशाना साधा है जो जेडीयू को तो नुकसान करेगा ही, उसको भी सत्ता के करीब लाने में मददगार साबित होगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा जोखिम ज़रूर है कि अगर जेडीयू के अंदर ये फीलिंग आ रही है कि बीजेपी उसको डंप कर सकती है, डिच कर सकती है, धोखा दे सकती है, तो इस चुनाव में जेडीयू भी बीजेपी के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, और इस एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में एनडीए को भारी नुकसान हो सकता है। तो ये तितरफा नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश होगी, एक तरफ एलजेपी है, दूसरी तरफ बीजेपी है, तीसरी तरफ जेडीयू है, तीनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर पूरी कोशिशों में जुट गए तो एनडीए का कबाड़ा भी निकल सकता है, और ऐसी सूरत में महागठबंधन की लॉटरी भी लग सकती है। लेकिन अभी तो आज की तारीख में ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, मुकाबला कड़ा होने की संभावना बढ़ गई है। अभी तक जो एक तरफा लग रहा था मामला, अब वो बहुत ही करीबी मामला बनता जा रहा है, क्योंकि अब एनडीए एकजुट नहीं है, उसमें फांक पड़ गई है, उसमें अविश्वास गहरा गया है, और दूसरी तरफ महागठबंधन ने अपने मतभेद भुलाकर, भले ही उसमें 3 प्रमुख साझेदार ही हों, लेफ्ट, आरजेडी और कांग्रेस, बाकी छोटी पार्टियां चली गई हों, लेकिन उनके पास अब यह है कि वो एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ पाते हैं, अपनी कैंपेन को सही ढंग से चला पाते हैं, तो वो एक चुनौती देने की स्थिति में वो आ गए। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो, और उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।